नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम भारत का संविधान पढ़ रहे थे और इससे की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों को। तो ये जो वीडियो है वे भारत का संविधान पार्ट 12 है। इसके 11 वीडियो और आ चुके हैं हमारे चैनल पर, जिस पर हमने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों को, और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप हमारे वीडियो की PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वह आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व की कुल संख्या है 16, और जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी जो प्रकृति है वह है सकारात्मक, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो अब है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करना। अन्य है सामाजिक, आर्थिक व गांधीवादी लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास करना। नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो राज्य नीति निर्देशक तत्व की पालना नहीं करेगा उसका विनाश सुनिश्चित है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अब है अनुच्छेद 36। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। ठीक है, ये आप याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब है अनुच्छेद 36, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करने का प्रयास करना, लेकिन वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करने का प्रयास करना। ठीक है, अब है अनुच्छेद 38, राज्य के द्वारा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से युक्त लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करना। ये अनुच्छेद 38 कहता है। अब है अनुच्छेद 39, समान काम के लिए समान वेतन। स्त्री हो या पुरुष, अगर वो एक काम कर रहा है, समान काम कर रहा है, तो उन दोनों को समान वेतन देना चाहिए या मिलना चाहिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 39 कहता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब है अनुच्छेद 39 का भारतीय नागरिकों के लिए समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये जो अनुच्छेद 39 क है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए समान न्याय व निःशुल्क वैदिक सहायता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, एक नोट है जो आपको याद रखना चाहिए। नोट है, 1 लाख तक आमदनी वाले परिवार के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था हेतु सन 1987 में नालसा नेशनल लॉ सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय वैदिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर राष्ट्रीय वैदिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसे नालसा नाम दिया गया, नालसा नेशनल लॉ सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, तो ये 1987 में स्टार्ट की गई। ठीक है, अब है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ये अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में कहा गया है। नोट है, वर्तमान
पंचायत राज का आधार इसी अनुच्छेद को माना जाता है। जो वर्तमान पंचायत राज है उसका आधार अनुच्छेद 40 को माना जाता है। ठीक है। अब है अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में है। अब है अनुच्छेद 42। काम की न्याय संगत व मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता की व्यवस्था। नोट: प्रसव काल के दौरान 180 दिनों के लिए सवैतनिक 180 दिनों के लिए सवैतनिक यानी कि वेतन सहित अवकाश की व्यवस्था की गई है। ठीक है। यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है। आगे नोट है: 2007 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य बाद में महिलाओं के लिए यौन शिक्षा से सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया था। ठीक है। अब है अनुच्छेद 43। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है। अब है अनुच्छेद 43 का उद्योगों के संबंध में कर्मकारों की भागीदारी 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा 43 के जोड़ा गया। ठीक है। अब है अनुच्छेद 44। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यह अनुच्छेद 44 में कहा गया है। ठीक है। यानी कि सभी भारतीयों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। ठीक। नोट है: विवाह विच्छेद, संपत्ति व उत्तराधिकारी संबंधी सभी कानूनों को देश के लोगों के लिए लागू करना। ठीक है। यह अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। आगे और है: समान सिविल संहिता अभी भारत देश में लागू नहीं हुई है, सिर्फ गोवा राज्य के द्वारा समान सिविल संहिता को लागू किया गया है। यानी कि संपूर्ण भारत में समान सिविल संहिता है वह अभी तक लागू नहीं हुई है, सिर्फ गोवा राज्य में लागू हुई है। ठीक है। अनुच्छेद 45। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। अब है अनुच्छेद 46। भारत देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति है। ठीक। तो ये अनुच्छेद 46 में वर्णित है। अब है अनुच्छेद 47। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करना, मद्य निषेध यानी कि नशा वगैरह नहीं, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करना। नोट है: भारत देश मिड डे मील की शुरुआत सन 1995 में हुई। अब है अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का संगठन। इसमें भी नोट है: भारत देश में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई थी और भारत में इसका जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1966 से 1967 में हुई थी। ठीक है। नोट: विश्व स्तर पर हरित क्रांति का प्रारंभकर्ता नॉर्मन बोरलॉग था। ठीक है। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण संवर्धन एवं वन व वन्य जीवों का संरक्षण, और इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 का, जिसमें कहा गया है पर्यावरण संवर्धन एवं वन व वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है। अब है सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। सन 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये सन आपको याद रखना है। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। अब है अनुच्छेद 50
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका का पृथक्करण कार्यपालिका से हो, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। नोट, इस अनुच्छेद यहाँ पर है, इस अनुच्छेद को शक्ति पृथक्करण का आधार माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद को शक्ति पृथक्करण का आधार माना जाता है, तो अनुच्छेद 50। ठीक है। अब अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों व सुरक्षा के हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, यह अनुच्छेद 51 कहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ आगे। इसी तरह अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।